अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने हकीकी आज़ादी तहरीक का आखिरी जलसा आज गुजरांवाला में किया। इमरान खान ने जलसे से खिताब करते हुए जहां अपनी हुकूमत के एहसास प्रोग्राम समेत बहुत से अपने मुतादिद कारनामे गिनवाए, वहीं इत्तेहादी हुकूमत को आड़े हाथों भी लिया। इमरान खान ने आइंदा का लाएहमल बताते हुए क्या कहा, ज़रा सुनिए। ये मैंने एक फैसला किया था कि गुजरांवाला जलसे में मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा। मेरी नौजवान, मेरी ISF, मेरी ख्वातीन, मैं चाहता हूँ सारे मेरी तंजीमें सब तैयारी करें और आप तैयारी करें कि मैंने अब आपको कॉल देनी है और कभी भी मैं दे सकता हूँ। साफ और शफाफ इलेक्शन ये नहीं करवाएंगे तो लोग तैयार हैं पाकिस्तान की सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करके यहाँ जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन से भाग रहे हैं। नाज़रीन, इत्तेहादी हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टकराव आखिरी मराहिल में दाखिल होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से न सिर्फ -1 का शोर हमें सुनाई दे रहा है, बल्कि ये दावा भी किया जा रहा है कि पंजाब हुकूमत को गिराने के लिए एक साजिश तैयार हो रही है। कभी इमरान खान को गिरफ्तार करने तो कभी टेक्निकल नॉट आउट करने का भी कहा जा रहा है। इमरान खान ने ट्वीट में ये लिखा कि इंपोर्टेड हुकूमत और हैंडलर्स इस कदर बौखलाहट का शिकार हैं कि -1 के फॉर्मूले की जानिब बढ़ रहे हैं। अब एक तरफ -1 के खतरे की घंटी बज रही है तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत गिराकर नून लीग को हुकूमत देने का इंदिया भी दिया जा रहा है। इमरान खान फैसलाबाद जलसे में भी पंजाब हुकूमत गिराने के खदशे का इजहार कर चुके हैं, जबकि आज भी ये खबरें गूंजती रही सारा दिन के पंजाब में काफ लीग के जो MPs हैं ये चौधरी शुजात से राब्ते में आ गए हैं। जरा ये भी दावा कर रहे हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से पहले पंजाब हुकूमत नून लीग को ही दी जाएगी, जबकि फवाद चौधरी ने कल ये दावा किया था कि ये सिर्फ महज बातें हैं, पंजाब हुकूमत बदलने से पहले हम वफाकी हुकूमत बदल देंगे। माजी में अगर देखा जाए तो PTI की वफाकी हुकूमत गिराने के बाद पंजाब हुकूमत भी PTI से छीन ली गई थी और अब फिर पंजाब हुकूमत के सर पर खतरात मंडला रहे हैं। खतरा सिर्फ पंजाब हुकूमत के लिए नहीं है, बल्कि KPK में भी पार्टी मुनहरफीन जो है वो सामने आ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 2 MPs मोहम्मद फ़हीम और सुल्तान खान पार्टी से अपने रास्ते जुदा कर चुके हैं। न सिर्फ कराची बल्कि कराची के MNA शकूर शाद ने अपने इस्तीफे का नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कहकर मुअत्तल करवा लिया है कि उन्होंने अपना इस्तीफा अपनी मर्जी से नहीं दिया, जिस पर पार्टी ने उनकी बुनियादी रुकनियत मुअत्तल करते हुए शोकॉज भी जारी कर दिया है। अब एक ऐसा वक्त जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को ही नॉकआउट करने की इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से मनसूबाबंदी की जा रही हो और उसी वक्त पार्टी के अरकान अलग होने और धड़ेबंदी करना शुरू कर दें तो पार्टी के वजूद के लिए खतरा पैदा हो जाता है। क्या ये सारी कोशिशें और साजिशें इमरान खान को टेक्निकल सतह पर नॉकआउट करके -1 कर पाएंगी? मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर आजम सवाती साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आजम सवाती साहब आपका। आजम सवाती साहब, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं तो गिरफ्तारी के लिए तैयार था, एक बैग भी मैंने तैयार कर लिया था, मुझे पता था ये लोग मुझे दहशतगर्दी का जो उन्होंने मुझ पर मुकदमा किया उस पर मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अवाम को देखकर ये लोग डर गए, ये पीछे हट गए। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कानून ने जब अपना रास्ता बनाना होता है तो फिर ये नहीं देखा जाता कि अवाम कितनी बाहर है। आपको 25 मई का वो दिन याद होगा जब लॉन्ग मार्च लेकर आप लोग निकले, पंजाब से लोग निकले, तो कानून ने ही अपना रास्ता बनाया था, किसी को निकलने ही नहीं दिया था। तो इमरान खान साहब का ये कहना कि अवाम की वजह से ये लोग डर गए, पीछे हट गए, ये बात कुछ सही लगती नहीं है। देखें, आपने एक ही ज़बान के अंदर अपनी तमहीद के अंदर इतनी बातें कर दी कि आप मुझे गौर से सुने ताकि मैं जवाब दे सकूं। यस। पहली बात तो ये है कि हर पार्टी के अंदर, हर दौर के अंदर, हर मुल्क के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक ज़रूर होते हैं। अगर यहाँ 1-2 मीर जाफ़र और लोटे जो हैं, जिस तरीके से पहला हमारा पेशावर का बड़ा लोटा जो था वह एक नेशनल असम्बली वाला, वो तो सूबाई असम्बली में भी जो है कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी 2/3 मेजॉरिटी है खुदा ताला के फजल से, और महमूद खान जो है उसको लीड कर रहे हैं। इसी तरीके से हम सब जो है देख रहे हैं। इसके अलावा आपने ये कहा कि पंजाब के अंदर, तो देखें इन्होंने हर वो काम करना है कि जिस तरीके से किसी तरीके से इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, उसको -1 की तरफ लेके चला जाए, उसको नॉकआउट किया जाए,
जितने भी अल्फाज आपकी डिक्शनरी के अंदर मिलते हैं इन्होंने ये कोशिश करना है। एक ये प्लान बना रहे हैं और एक मेरा परवरदिगार प्लान बना रहा है, और परवरदिगार कहता है कि मेरा प्लान जो है सबसे ज़्यादा अहम होता है। देख लें क्या माजी के अंदर उन्होंने कोई कसर छोड़ी। सारे इदारे एक तरफ, जिन इदारों ने इमरान खान को और आज़म स्वाति को बताया कि ये करप्ट थे, इन्होंने ये करप्शन की है, ये इनकी फाइलें हैं और इनको हम कैफर करदार तक पहुंचाएंगे, उन्हीं लोगों को फिर दोबारा मसनद के ऊपर जो है बिठा दिया गया। 60% वो लोग हैं कि जो बेल के ऊपर हैं। आप वहाँ के गवर्नर को देख लें, सिंध के गवर्नर को देख लें, यहाँ जितने वज़रा बैठे हुए उनको देख लें। 16 अरब का फर्द जुर्म जो है इसके ऊपर आयद करना था। बहुत सारे जो है अभी नेब का कानून जिस तरह उन्होंने तब्दील किया है उसमें जो अपनी जान छुड़ा रहे हैं। ये वो सारे वाक़ियात हैं जो आपका पाकिस्तान का एक एक फर्द, एक एक वोटर जो है देख रहा है। और फिर देखें कि एकदम से सैलाब, कितने दिनों से एकदम से सैलाब पेशावर के अंदर भी आ गया, उसने नानकाना शरीफ में भी आ गया, वो कराची के अंदर भी आ गया। और उसी इलेक्शन कमीशन के बारे में जो इमरान खान फरमा रहे हैं, उसने कहा कि इलेक्शन मुलतवी इसलिए कि हमारे पास फोर्स नहीं है, 9 हलकों के अंदर इलेक्शन कराना है और उनके पास कोई फोर्स नहीं है कि वो इलेक्शन करा सकें। जाहिर है कि उनको अपनी मौत जो है बाकायदा पानी में नज़र आती होगी, उनको अपनी मौत दीवार के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही होगी कि उन्होंने हर सूरत के अंदर जो है खुदा के फजल से हारना है। अभी कोई बिलावल जो है कोई क्या रहा है, कोई उधर जो है गिलानी क्या कह रहा है कि जी हम जाएंगे और ये करेंगे। ये सारे बनावटी लोग हैं। आवाम अपना फैसला जो है 17 जुलाई को दे चुके, और इंशाअल्लाह ताला 25 सितंबर को बड़ा फैसला जो है आने वाला था कि जिसके अंदर इन सारों का मुंह काला होता, ये जलील और रस्वा होते। अब भी जलील और रस्वा हो रहे हैं। एक आदमी निडर, सच्चा, ईमान का पक्का, अगर इमरान खान 9 की 9 सीटें जीत भी जाते तो उनको क्या फर्क पड़ना था? वो तो हुकूमत में बैठे हुए हैं, उन्होंने बैठे रहना था। नहीं, हमने तो दोबारा इमरान खान ने तो असेंबली के अंदर जो है उस इलेजिटिमेट असेंबली के अंदर तो जाना नहीं था। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि और आवाम का जो है जोश और खरोश जो है हमारे साथ शामिल होता, तो उस बदनामी से बचने के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को राम किया, जिस तरीके से EVM के अंदर किया, जिस तरीके से जो है अब ये जो शाद है, ये क्या बला है, वो जो कराची का हमारा है, मैंने ये देखेगा अपने हाथ से इस्तीफा देता है, अपने हाथ से इस्तीफा देता है। और उसको जो है अदालत भी कह रही है, इलेक्शन कमीशन भी कहता है कि आ जाओ बच्चू, आके जो इलेजिटिमेट गवर्नमेंट के अंदर जो है बैठ जाओ। ये वो करिश्मे हैं जो पाकिस्तान का बच्चा अपनी खुद मुख्तारी के लिए, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान पर खेल जाएगा, इसलिए कि ये मौका मिला है कि अब हमने एस्टेब्लिशमेंट के चंगुल से निकलना है, जिसने सारे इदारों को जो है अपने सबसर्विएंट कर दिया है। मैं तो 21 साल से ये तमाशा जो है देख रहा हूँ कि या अल्लाह, क्या मेरा मुल्क था जिसके लिए मैं अमेरिका छोड़ के जो आया। इस मुल्क की अजमत को देखे मुझे इतनी बड़ी इज्जत मिली जिसके इज्जत के काबिल में नहीं था। और मैं देख रहा हूँ आप लोगों को क्या लगता है कि जो बात आप पिछले प्रोग्राम में भी आपने ये मेरे साथ बातें की मेरे प्रोग्राम में कि आप लोगों को फाइलें दिखाई गई, आप लोगों को इनकी करप्शन के बारे में बताया गया, फिर उन्हीं लोगों को मुसल्लत कर दिया गया। ये जिनको आप हैंडलर्स कहते हैं, जिनको आप सिलेक्टर्स कहते हैं, इन्हें ये क्यों कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा? क्या ऐसा आप लोगों से नाराजगी हो गई थी? ऐसा आप लोग क्या नहीं कर सके उनके लिए जिसकी वजह से ये फैसले करने पड़े? मुझे तो आसान सी बात है बीबी, ये कोई इतनी बड़ी जो है मसला फीसा गौर्स तो नहीं है, कोई इतनी बड़ी जो है सोच और समझ की बात नहीं है कि अमेरिका का डंडा और घुटने जका लिए सबने। इसके अलावा तो और कोई नहीं है। देखें, मईशत आपकी फर्स्ट क्लास बेहतरीन चल रही थी, 5.9% जो है आपका GDP ग्रोथ था, आपके रिमिटेंस जो है जबरदस्त किस्म के जो है आ रहे थे, कितने जबरदस्त थे,
टैक्स कलेक्शन आपकी सही थी, महंगाई पे काबू पाया जा रहा था, और फिर उसके ऊपर पूरे सारे इदारों से पूछ कर मशावरत से जो है इमरान खान रूस जाता है ताकि वहाँ से सस्ता तेल आपको मिले, सस्ता पेट्रोल मिले, सस्ती गंदम मिले, ताकि और भी जो है हमारे जो मसाइल हैं आप देख जब इमरान खान इस्लामाबाद, जब इमरान खान साहब रशिया गए थे तो हैंडलर्स ने उस वक्त किसी किस्म के किसी तहफुजात का इजहार नहीं किया, रोका नहीं, मना नहीं किया। अगर बकौल आपके जो अमेरिका का डंडा था या अमेरिका का प्रेशर, उस वक्त कोई प्रेशर नहीं डाला हैंडलर्स ने आप लोगों पर? नहीं, उस वक्त तो मैं ये कह रहा हूं ना कि सबकी मुशावरत से गए। फिर अचानक क्या हुआ? फिर अचानक क्या हुआ कि एक साइप्रस आता है, एक मरासला आता है और सारे घुटने जो है वो टेक लेते हैं। और उसके अलावा ये हमारे 20 आदमियों को पैसे के बलबूते पे, रौब के बलबूते पे, डर और खौफ में मुब्तला करके उनको जो है किनारे किया गया। और आपको MQM को भी सब पता है, ये वो दास्तान है जो आज बच्चे बच्चे की जबान पे। लेकिन अब आप लोग करना क्या चाहते हैं? इंतखाबात, मेरी बात सुने ना आजम सवाती साहब, इंतखाबात इस तरह जलसे करवाने से, या आप समझते हैं कि इतने बड़े बड़े जो जलसे आप लोग कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, आज गुजरांवाला का जलसा भी बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, बड़ी तादाद में अवाम आए, लेकिन आपको लगता है कि इदारों पर ये प्रेशर बढ़ रहा है या इदारे मजबूर हो जाएंगे कि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है तो ना लिहाजा इमरान खान को गिरफ्तार भी ना किया जाए, लिहाजा जो इंतखाबात हैं वो भी हम पहले करवा दें और जिस हुकूमत को हमने मुसल्लत किया है वो भी उनको अब घर चलता करें और इमरान खान को लाकर बिठा दें? ये मकसद है इस वक्त प्रेशर बिल्ड करने का, और आप समझते हैं कि इस मकसद में आप लोग कामयाब हो रहे हैं? आपके मुंह में शक्कर और गुड़, यही वो बातें हैं, इसके अलावा कोई और दूसरी बात है नहीं। देख लें कि आज हकीकी आज़ादी का पैगाम घर घर पहुंच रहा है, मोहल्ले मोहल्ले पहुंच रहा है। आज यकीन करें इस्लामाबाद में इतनी बड़ी तादाद में ख़वातीन आई हैं कि अगर आपके कैमरे की आंख जो है बता सके लोगों को कि जितने मर्द थे, जवान थे, बच्चे थे, उतनी हमारी नवासियाँ, पोतियाँ, बेटियाँ, बहनें वहाँ पे मौजूद थीं। हर घर के अंदर ये पैगाम पहुँच रहा है कि अब आखिरी मर्तबा हमने एस्टेब्लिशमेंट के अमेरिका की ग़ुलामी से अपने आप को छुड़ाना है ताकि इदारे जो है मजबूत हों, और इदारे आज़ाद होंगे तो हम आज़ादी का सांस लेंगे, जिसका इमरान खान कहता है कि सिर्फ शाहीन अपने मकसद में कामयाब होकर इस मुल्क को जो है तरक्की की राह पे जो है गामजन कर सकता है। खैरात मांगने से काम जो है वो नहीं चलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आज हकीकी आज़ादी का पैगाम ख्वाह गुजरांवाला हो, फैसलाबाद हो, क्या ये आज़ादी आप लोगों को आज़ादी से अपनी मर्जी से हुकूमत चला सकेंगे? इवन आप लोग 2/3 भी लेकर आ जाएं, 2/3 तो नवाज शरीफ भी लेकर आए थे, लेकिन आपको पता है कैसे नवाज शरीफ नाहल हुए, कैसे इस सिस्टम से वो आउट हुए, आज लंदन बैठे हुए हैं। इंशाल्लाह बीबी इंशाल्लाह इसलिए चलाएंगे हम कि 3.5 साल के अंदर यही एस्टेब्लिशमेंट हैंड एंड ग्लव्स हमारे साथ थी। जो कारस्तानियाँ इन्होंने हमारे साथ की है, जो काम किया, ये इलेक्शन कमीशन देखें के लोग देखें, बहुत सारे एक लंबी तफसील है। इसलिए अब हम खुदा के फजल से इस अज़म के साथ आएंगे कि मुल्क को अगर पार्लिमानी निज़ाम के मुताबिक, जमहूरी निज़ाम के मुताबिक चलाना है तो फिर उस वोट की एटानमी होगी, वो वोट खुद मुख्तियार होगा, और इंशाल्लाह ताला ये अब 2/3 की बात नहीं, अब 3/4 की बात करें खुदा के बदल से। क्या आप समझते हैं कि ये हालात जुड़े हैं, ये इन सब चीजों का दारोमदार नवंबर की जो अहम तायनाती है उसके साथ भी, ये सारा मामलात उसके साथ लिंक करते हैं? नहीं, देखें, उससे हमें कोई गरज नहीं है। आप सुन लें, हमने एक दफ़ा गलती की है और उसमें मैं उस काम के अंदर या आपको वजीर कानून जो है शामिल था, इसलिए वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर क्या गलती की सर? हमने बहुत बड़ी गलती की है। हमने बहुत बड़ी गलती की है कि एक्सटेंशन दी है। ये आदमी स्पेसिफिक नहीं है, किसी भी सूरत के अंदर जो है किसी तरह भी एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी। एक दूसरा, जब लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट से या लेफ्टिनेंट से आप काकूल एकेडमी से निकलते हैं और 25-26 साल इस मुल्क को, इस कौम के
सारी मुश्किलात जितनी भी हैं, आपका नेशनल सिक्योरिटी है, आपका पढ़ना है, आपका मुकाबला करना है, मुख्तलिफ जो है महाजों पे आपने जाके जो है अपनी काबिलियत का मुजाहरा करना है, मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज करने, उससे बढ़ के जब आप लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं तो इस कौम की इमानत होते हैं, इस कौम की इज्जत होते हैं। नहीं तो एक्सटेंशन देने के मामले पर उस वक्त भी पार्टी में तकसीम थी उस वक्त तो। अब जरा सुन ले 1 मिनट की। जो भी लेफ्टिनेंट जनरल इंशाल्लाह ताला सीनियर होगा, अब वही जो है आर्मी चीफ खुदा के फजल से बनेगा। जिस तरह एक सीनियर आपका सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है, जो सीनियर जज होता है, वो चीफ जस्टिस जो है ऑटोमेटिक बन जाता है, ताकि वो किसी प्राइम मिनिस्टर के या अपोजिशन लीडर के ताबे ना हो। फॉर्मूला तैयार करना होगा ना, ये ऐसा सिस्टम बनाना होगा ना आप लोगों को। ये खुद ब खुद तो नहीं हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। जब 2/3 मेजॉरिटी होगी, इमरान खान जो है खुदा के फजल से उसके वजीर आजम होगा, खौफ नहीं होगा अमरीके का। लेकिन अभी की तैनाती में तो इमरान खान वजीर आजम नहीं होंगे ना सवाती साहब। 1-2 महीने की बात रह गई है। इंशाल्लाह ताला जो है आप फिक्र न करें कि खुदा के फजल से फ्री एंड फेयर इलेक्शन की तरह ये पाकिस्तान अपनी कुव्वत के साथ, अवामी कुव्वत के साथ हम जा रहे हैं। हम इनको मजबूर करें कि तैनाती तो इमरान खान साहब नहीं कर जो है ये कराएं। ये आप लोगों को अदराक है इस बात का। वो तैनाती तो मौजूदा हुकूमत ने करनी है। उससे हमें मैं ये समझता हूं कि उससे हमें कोई गरज नहीं है। उससे हमें कोई गरज नहीं है कि कौन आता है कौन नहीं आता। हमें इस बात से गरज है कि हमने इदारों को मजबूत करना है, अपनी अफवाज को हमने मजबूत करना है, इलेक्शन कमीशन को इस गंदगी से आजाद करना है। एक और चीज बता दें, भी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था सवाती साहब। एक्सटेंशन देने के मामले में जो आप कह रहे हैं बहुत बड़ी गलती हो गई है, नहीं होनी चाहिए थी, नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब ये एक्सटेंशन का मामला चल रहा था तो क्या उस वक्त भी पार्टी में राय तकसीम थी, पार्टी में मुख्तलिफ आरा थी कि एक्सटेंशन देनी है नहीं देनी? उस वक्त तो सब यकजान बने हुए थे। नहीं, कतन भी कोई इस किस्म की कोई बात नहीं थी, इसलिए कि हम समझ रहे थे कि इदारे अपने मुल्क और हमारे रिफॉर्म के एजेंडे को आगे लेके जा रहे हैं। इसलिए तो हमने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जब इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, आप अपने आदमी को छोड़ दें, ये EVM भी कराएगा, फेयर फ्री इलेक्शन भी कराएगा, और जितने भी आपके हलकों के अंदर जो है ये जेली वोट बनी है उसको भी ख़त्म करेगा, बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो उनको वोट का भी हक देगा। तो हमने उनकी बात को मान लिया। हमारी ये गलती थी और इसको हम तस्लीम करते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आइंदा नहीं होगी, इसलिए कि उस वक़्त हमारी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी। हम उनके रहम करम थे, अब कतन नहीं इंशाल्लाह। इसलिए हम कह रहे हैं इमरान खान कि वो अगर हुकूमत बनाएंगे उस सूरत में बनाएंगे जब 2/3 मेजॉरिटी उनको मिलेगी या उससे ज़्यादा मिलेगी इंशाल्लाह। और वक्त आएगा आपकी और मेरी मौजूदगी में, आज रिकॉर्ड देख लें, इंशाल्लाह ताला इमरान खान अब 3/4 मेजॉरिटी से खुदा के फजल से आएगा। लेकिन क्या मौजूदा इलेक्शन कमीशन के साथ आप लोग समझते हैं कि वो वक्त आएगा? वो आप लोगों का तो ये भी तो डिमांड है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर इनको भी नहीं होना चाहिए। देखें आप जरा इसको इस तनाज़र के अंदर देख लें। क्या 17 जुलाई को जो इलेक्शन था, इसी इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी के अंदर क्या कुछ उन्होंने नहीं किया? हमारे वोटों को एक हल्के से दूसरे हल्के में ले गए, एक पोलिंग स्टेशन से दूसरे पोलिंग स्टेशन में ले गए। क्या कुछ नहीं किया उस पुलिस ने, पंजाब की उस पुलिस ने। तो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ आप नए इंतखाबात में जाने को तैयार हैं? कतन नहीं। वो इतना मुतनाज़ हो चुका है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखिए अभी तो 2 दिन गुजरे हैं, उसने क्या रंग खिलाए। क्या पाकिस्तान का कोई आदमी, कोई जी शऊर, मीडिया के अंदर भी इवन इस बात को मानने के लिए तैयार है कि सैलाब की वजह से उसने ये इलेक्शन जो है ये मुलतवी किया है? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमें उस पर कतन कोई एतमाद नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला अवामी कुव्वत जो है इंशाल्लाह इन इदारों को मजबूत करेगी और खुदा के फजल से इमरान खान फिर 2/3 से ज्यादा अक्सरियत पे खुदा के फजल से हुकूमत पे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आजम सवाती साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब। क्या ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो सकी कि अवाम का इतना प्रेशर था, करोड़ों अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं तैयार था, मैंने तो बैग भी तैयार कर लिया था, लेकिन हुकूमत बुखला गई अवाम के प्रेशर से और अवाम को देख के कि कितनी अवाम मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए इमरान खान की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। इस तरह बात नहीं है, वही तो अदालतों का और कोर्ट्स का और सबका जो भी बात हो, तो इसकी इमरान खान की ये हमने बहुत देखे उसके कौन से दबाव से, और इसकी दलेरी का तो सबको पता था कि गिरफ्तारी की डर से वही जाकर जब वही से रिलीफ नहीं मिला तो पेशावर में बैठा रहा और इस्लामाबाद में आ ही नहीं सकता था। वही पेशावर सीम हाउस को अपना दफ्तर बना दिया और वही मासूरों कर रह गया था। यह जुर्रत नहीं कि इस्लामाबाद में आ जाए गिरफ्तारी की डर से, मगर जब अदालत ने उसको रिलीफ दिया और उसको जमानत दी, सब कुछ दी, तो वही हो गया। हम तो इस पर कोर्ट्स पे और अदलिया पर यकीन रखते हैं। वही इमरान खान है कि ना अदलिया पर यकीन रखते हैं न किसी और चीज पर, सिर्फ अपने जात पर और अपने आप पर यकीन रखते हैं। अगर इतना दलीरी होता तो फिर वही बैठना नहीं था, इस्लामाबाद आना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं इमरान खान साहब के जलसे कितने बड़े बड़े हैं। गुजरांवाला का जलसा देख लें, आज का फैसलाबाद का जलसा देख लें। अवाम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता। नहीं, मतलब है कि ये आप देख रहे हैं कि ये वक्त आएगा, ये हक़ाइक़ सबके सामने आएगी। एक टाइम होता है कि इमरान खान का झूठ भी बिक रहा है और दूसरे बाज लोग जज्बाती सच सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, मगर ये तो एक रियलिटी है कि वो जो भी बोल रहा है और जो भी चीज बिल्टअप किया है उसमें हकीकत के साथ कोई वास्ता है ही नहीं। क्या ये मोमेंटम बन नहीं गया कि 2/3 मेजॉरिटी मिल सकती है? अमेरिकन नहीं कुछ ये वक्त आएगा, सब जल्द से और बात है, जल्द से मैं वैसे जज्बाती और ये लोग बकाया हर एक अपना एक हल्का होता है, अपने अपने स्टेक्स होते हैं हर एक पार्टी की। सच इस तरह बात नहीं कि वही आप देख कि जलसे में ज्यादा लोग गए तो वही जलसे वाला जीत जाएगा। सच इस तरह बात नहीं है, और टाइम के साथ वो हक़ाइक़ भी सामने आ रहा है कि मुल्क को इन हालात में पहुंचाने का कौन जिम्मेदार है। IMF के साथ किसने मुआहदे किए, फिर पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के पीछे अभी जो तरीन की और झगड़ा की और सबकी वीडियो सामने आ गए, कौन इसके पीछे लगा हुआ था कि मुल्क क्या बन जाए। तो ये चीजें भी अभी लोग देख रहे हैं कि कहाँ से साजिश हुई, अमेरिका से किधर हुई और जब से किधर हुई। तो ये लोग देख रहे हैं, सच साबित हो गया एक दिन और झूठ साबित होगा। वो कब तक झूठ का साथ लेकर चलेगा। मुझे तो इन बातों पर बहुत दुख हुआ है। उसके KPK में भी गवर्नमेंट है, उसका गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, पंजाब में आप देख ले, अभी सारा एक बार तड़ हिस्सा पाकिस्तान का सैलाब में डूबा हुआ है। और इस तरह बुरा हाल हमने मुख्तलिफ जगहों में KP में हर जगह जा रहा हो, वही उनका गवर्नमेंट है, उसका कोई नजर ही नहीं आ रहा है, न उसका ये कंसर्न है, न उसको वही कोई तकलीफ हो रहा है कि अवाम किस मुसीबत में पड़े हुए उनके साथ खड़ा होना है, उनका साथ देना है। अपने सियासत के पीछे लगे हुए, उस झूठ बोलने के पीछे लगे हुए इन हालात में। लेकिन जो इंतखाबात मुलतवी करवाए हैं सामने आएगा कि सच वो कह रहे हैं सैलाब की वजह से नहीं, एक्चुअली हुकूमत डर गई थी, बुखला गई थी हुकूमत, कि इन्हें पता था कि शिकस्त हमें नजर आ रही है। नहीं, ये हुकूमत ने मुलतवी नहीं की, इलेक्शन कमीशन ने की है, उनके अपने रिपोर्ट से और इससे उन्होंने कर दिया है। इसमें गवर्नमेंट का कोई नहीं है कि आप मुलतवी करें या गवर्नमेंट ने कहा है। इलेक्शन कमीशन ने इन हालात को देख करके, मुल्क में फ्लड है, सैलाब है, मैं भी आपको देख रहा फॉर एग्जाम्पल आप 4 का मिसाल ले रहे, सारे लोग टेंटों में, कैंप्स में, दूसरे जगह में, तीसरे जगह में, हर जगह। तो इन हालात को देख करके इसमें किस तरह मुमकिन है कैंपेन चलाया, वोट के लिए आना जाना अफला, तो इन हालात को देखकर उन्होंने फैसला किया। इसमें गवर्नमेंट का अमल दखल नहीं है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप न कराए। इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है और उनकी मर्जी है सारे हालात को देखकर उन्हें मुलतवी कर दी।
अमीर मकाम साहब, अभी आप सुन रहे थे आज़म सवाती साहब ये बात कर रहे थे, जब वो हैंडलर्स की बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं, नवंबर की आम तैनाती की बात करते हैं, तो वो माजी को याद करते हैं जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी गई और आज उन्होंने कहा कि वो हमारी बहुत बड़ी गलती थी एक्सटेंशन देना। तो क्या आप समझते हैं कि उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि पता नहीं नून लीग मानती है नहीं मानती है, नवाज शरीफ साहब ने अपनी पार्टी को कहा नहीं हमें इस मौके पर इकट्ठे होना है और हमें जो है ना वो एक्सटेंशन में साथ देना है, या आप लोग भी आज समझते हैं कि वो गलती थी? नहीं, मैं बात करता हूँ तो वही टाइम की बात होती है और गवर्नमेंट ने एक मूव कर दी और हमने उन हालात को मद्देनजर रखते हुए कि इस तरह रिफ्ट और इस तरह चीज ना आ जाए, बेशक हमने भी सपोर्ट कर दिया, एक्सटेंशन मिल गई, मगर मैं ये उनकी कौल फेल में कितनी तजाद है, कितनी कंट्रडिक्शन है, वो उसको देख ही नहीं रही। उसका गवर्नमेंट किस तरह बन गया, किस तरह बनाया गया, किस तरह सबको तोड़ फोड़ कर अचार को एक साथ रखा गया, और फिर अगर उनको रखा गया तो जायज था और ठीक था, अगर फिर वही लोग अपनी अपनी जगह में वापस चले गए तो फिर वो नाजायज हो गया और साजिश हो गई और ये हो गई। ये तो उसकी एक डबल स्टैंडर्ड है। मैं तो अभी सोच रहा था, मैं तो एक ग्राउंड फील्ड का वर्कर हूँ, मैं हैरान हूँ इस कोर्ट में, इसमें देख रहा हूँ। मैंने कहता मैं तो शॉर्टकट यही कहूंगा कि इमरान खान के लिए तो सदर आरिफ अलवी एक ऑर्डिनेंस जारी करे कि उस पर कोई कानून लग ही नहीं सकता है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसके लिए एक कानून और दूसरों के लिए दूसरा कानून, जिससे आ गया और ज्यादा क्या मांगते हैं। अगर कोई कंटेम्प्ट की बात करे, कोई अदालतों के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, अगर आप माजी में देख ले जिन लोगों ने किया उनके क्या असर हुआ, और वो डट कर अगर दलीरी से बोले तो वही हाल है। तो मैं लेकिन रिलैक्सेशन तो नहीं मिली, 22 नंबर को फर्दे जुर्म लगने जा रही है। ऑर्डिनेंस जारी नहीं, अभी उसको कितना डिले मिल गया, कितनी ताखीर हो रही है कि उसने क्या किया। तो उसके लिए अपना एक कानून हो जाए, बकाया पाकिस्तानियों का अपना कानून और इमरान खान के लिए दूसरा बनना चाहिए, और उसको वही चीज जो उसको सूट करता है तो सब कुछ अच्छा है, फिर अदालतें भी अच्छे है, इलेक्शन कमीशन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, और जो उसको सूट नहीं करता है फिर किसी चीज को मानता ही नहीं। अगर चोरियों की बात करते हैं तो अपनी चोरियां उसको याद ही नहीं, दूसरी चीजों की बात करते तो उसको याद ही नहीं। तो अपने लिए एक फार्मूला और दूसरों के लिए दूसरा फार्मूला, वही तो उसका माजी से वही हाल है। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर मकाम साहब, मेरे साथ आज़म के मुशीर, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं आपको। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार साबिर शाकिर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। साबिर शाकिर साहब, बड़ा एक सस्पेंस था कल से लोगों में, अवाम में, इवन के मीडिया पर्सन में भी, कि जब इमरान खान साहब ने कल कहा कि कल हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक के हालिया मरहले का आखिरी इज्तिमा होगा, इस जलसे में हम अहम तरीन अगले मरहले का ऐलान करूँगा, इम्पोर्टेड सरकार प्लस इसके सरपरस्त इस हकीकत पर कि कौम नहायत साबित कदमी से PTI के साथ खड़ी है, बुखलाहट का शिकार है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कोई कॉल देंगे इस्लामाबाद की तरफ, लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, अपनी कोई भरपूर जो एक है स्ट्रैटेजी उसका ऐलान करेंगे। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ कहा ही नहीं, कोई खास बात तो नहीं की सिवाय इसके कि आप कॉल का वेट करें। नहीं, मेरा ख्याल है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं करना था, और मेरे पास तो ऐसी कोई इत्तला नहीं थी कम से कम कि आज वो कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पहला फेज उन्होंने मुकम्मल किया, और इस दौरान ये सारा जो पहला फेज था ये इस बुनियाद पे शुरू किया गया था कि ज़िमनी इलेक्शन वो 9 सीटों पे इमरान खान साहब अकेले तने तनहा लड़ रहे थे, और वही एक बुनियादी मकसद था, और इसके साथ साथ माहौल भी ज़रा अच्छा बन रहा था। लेकिन कल चूँकि इलेक्शन कमीशनर ऑफ पाकिस्तान जो चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब वो दौड़ गए, और उसके बाद आज वो नोटिफिकेशन ही वापस ले लिए गए और साबका MNAs को बहाल कर दिया गया। तो ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट थी, और इसीलिए कि इमरान खान साहब जो अपने असल जो प्राइम टारगेट है वो तो वो अचीव करते जा रहे हैं। उनका वोटर, उनका सपोर्टर जो है वो इस वक्त सड़कों पे है, उनकी आवाज सुन रहा है उनके साथ। लेकिन जो वो एक प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं हैंडलर्स पर, इम्पोर्टेड सरकार पर, वो कोई लग रहा है कोई प्रेशर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है आपको? वो तो हुकूमत ने तो कहा है कि इंतखाबात तो अपने मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे,
जो ये नवंबर की आम तैनाती है वो भी हमने ही करनी है। तो किस किस्म का प्रेशर बिल्ड होता हुआ आपको नजर आ रहा है? मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें बैकडोर चैनल पे चल रही हैं, पैगाम रसानी का सिलसिला भी शुरू है, और अगले जो 8 हफ्ते हैं जो नवंबर में तब्दीली होनी है वो है बहुत ही अहम तरीन। और इसलिए उस वक्त तक जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो खा अपोजिशन में हैं या हुकूमत में है, इमरान खान साहब हैं या हुक्मरान इत्तेहाद है, वो सब इन 8 हफ्तों को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाह रहे हैं। वो कोई ऐसा लूज बॉल नहीं करवाना चाहते कि जिससे नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स खेलने का मौका मिले या उस पर छक्का लगाने का मौका मिले। ये बुनियादी बात है। इसलिए जो मेरे पास इत्तलात हैं कि तमाम पॉलिटिकल प्लेयर्स किसी ना किसी हद तक इनडायरेक्टली राब्ते में हैं और वो कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते 8 हफ्तों में। उनकी बुनियादी और सबसे बेसिक जो टारगेट है या उनका गोल है वो ये है कि नवंबर में जो चेंज ऑफ कमान है वो पुरसुकून तरीके से पीसफुली हो जाए, और उसके बाद आपस में बैठ के, इस दौरान भी पॉलिटिकल प्लेयर्स आपस में मिल रहे हैं और बैठ के कोई तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। ये जहन में रखिए कि इन मामलात में पीटीआई शामिल है, ये जो तयशुदा चीजें बैकडोर चल रही हैं पीटीआई शामिल है इसमें? जी बिल्कुल, पीटीआई शामिल है और पीटीआई भी ऑन बोर्ड है, और पॉलिटिकल प्लेयर्स पहले से ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा मुहतात नज़र आ रहे हैं। इसीलिए आज पीटीआई तो कहती थी तब तक किसी बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे जब तक डेट अनाउंस नहीं होगी इलेक्शंस की। बिल्कुल, वो टेबल पे नहीं आएंगे, यानी कि फोटो सेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जा रही हैं। सितंबर के आखिर, सितंबर का जो तकरीबन एक हिस्सा गुजर चुका है, 20 दिन ये हैं और 30-35 दिन अगले होंगे, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन्हीं दिनों में कुछ चीज़ें तय होनी। किसी ऐसी चीज़ पर भी गौर हो रहा है जो बात फवाद चौधरी साहब ने भी की थी कि जो नवंबर की अहम तैनाती है इसके लिए कोई फार्मूला ऐसा तय करें कि जैसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती होती है मेरिट पर, सीनियरिटी पर, पता होता है कि ऑटोमेटिकली ये शख्सियत है और इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। तो क्या इस बात पर भी कंसेंसस है इन तमाम लोगों में कि इसी तरह का कोई फार्मूला बनाए कि सब कुछ काम ऑटोमेटिकली हो, पता हो, कोई ना हो कि 5 नाम दें, 4 नाम दें, इसको रखें, सीनियरिटी देखें ना देखें? तो इस चीज़ पर भी कोई बातचीत हो रही है? इस पे भी यकीनन हो रही है, और उसकी रीज़न ये है कि ये हर 3 साल के बाद पाकिस्तान में एक उफ्ताद आती है, और पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसमें इतनी उफ्ताद आती हो और फिर वो शुरू हो जाती है, लॉबिंग शुरू हो जाती है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इस वक्त भी ख्वाजा आसिफ साहब की भी आपने इंटरव्यू सुना होगा, तो वो भी कभी टॉप 3 की बात करते हैं, कभी टॉप 5 की बात करते हैं, फिर आता है जी नहीं 6 महीने थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, 6 महीने के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए ताकि जो अप्रैल में जो सीनियर मोस्ट हैं वो निकल जाएं, फिर अगली स्टेप पे जाया जाए। ये बहुत सारी चीजें हैं। पीटीआई इस पर राजी होगी? जी, पीटीआई इस पर राजी होगी एक्सटेंशन के मजीद मामले पर? अभी आजम सवाती साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे हमसे पहले बड़ी गलती होगी है, ये एक्सटेंशन जो पहले हमने दी वो बहुत बड़ी गलती थी हमारी। एक्सटेंशन मुझे कहीं दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ना ही माहौल ऐसा है, ना वो इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा होगा, ना पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के लिए अच्छा होगा। मुझे नहीं लगता दूर दूर तक। जिसको इमरान खान इम्पोर्टेड सरकार कहते हैं, उनके जहनों में ये बात है, वहां से तो ये चीज बताया जा रहा है कि गौर हो रहा है इस पे। नहीं, मेरा देखें ख्वाहिश हो सकती है, और ये कोई कार्ड के तौर पे तो खेला जा सकता है, लेकिन ये अमल पजीर होगा इसका 0 चांस मुझे नजर आ रहा है। मैं तो कहीं दूर दूर तक भी एक्सटेंशन नहीं देख रहा। नया आर्मी चीफ देख रहा हूँ, और नए आर्मी चीफ जो हैं वो भी मेरा ख्याल है काफ़ी मेरा ख्याल है कि जो बैकडोर चैनल पे कुछ चीज़ें चल रही हैं उसके नतीजे में ये मरहला अच्छे तरीके से हो जाएगा मुकम्मल। अच्छा, ये जो 9 सीटों पर इमरान खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ना था, इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, जो उज़र दिया है इलेक्शन कमीशन ने भी कि सैलाब की वजह से ज़ाहिर है हालात बड़े इमरजेंसी के हालात हैं, ये सही मैनेज नहीं हो सकता। तो इमरान खान साहब का भी ये कहना कि नहीं, ये डर गए, अवाम मेरे साथ थी, पता था कि शिकस्त हो जाएगी। अगर इमरान खान जीत जाए, हार जाए, उन्होंने तो असम्बली में तो जाना कोई नहीं है, वो वहाँ जाकर तो वो बैठना ज़ाहिर पसंद नहीं करेंगे। ऑलरेडी उनके लोग जो है रिज़ाइन कर चुके हैं, तो क्या फ़र्क पड़ना था? अगर इलेक्शन हो भी जाते, ना उस हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ना था, वो भी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, ना इमरान खान साहब को क्या फ़र्क पड़ना था। अवाम को अगर वो ये बताना चाहते हैं कि अवाम उनके साथ है, वो तो जलसों से पता चल रहा है कि अवाम उनके साथ खड़ी है।
देखिए, जो ज़िमनी इलेक्शन 9 सीटों पे इमरान खान साहब खुद गए, वो डिज़ाइन तो ऐसे किया गया था कि जो कमज़ोर तरीन हल्के हैं वो खाली करार दिए गए थे, वरना तो कायम मुकाम स्पीकर कासिम खान सूरी वो तमाम इस्तीफे मंजूर कर चुके हैं। लेकिन ये 9 हल्के चुने थे ताकि उनका जो 2 नंबर का फर्क है 1 नंबर का, क्योंकि बैसाखियों पे खड़ी है गवर्नमेंट 1 वोट की निस्बत से, तो वो चाहते थे कि वो ब्लैकमेलिंग खत्म हो, इत्तेहादी जमातों की 1-1 वोट 2-2 वोट 3-3 वोट, इसमें से वो नंबर लेना चाह रहे थे। लेकिन जो रिजल्ट सर्वे की रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ये 9 से 9 हल्के इमरान खान साहब जीत रहे थे। और आखिरी जलसा जो चिश्तियाँ का देखा, छोटा सा, मैं उसी इलाके भावनगर से हूँ, छोटा सा इलाका है चिश्तियाँ, छोटी सी तहसील है, लेकिन वहाँ पे भी लोगों का जमे गफीर आया और उसके बाद ये फैसला किया गया कि इलेक्शन को पोस्टपोन ही कर दिया जाए। और फिर आज उससे भी एक स्टेप पीछे हट गया कि वो 9 की 9 जो सीटें खाली करार दी गई थी वो नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया इलेक्शन कमीशन ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब मेरे साथ हैं। बहुत आपका मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। डॉलर की जो उड़ान है ये थम नहीं रही है। IMF से 1.16 अरब डॉलर की किस्त मिलने के बावजूद रुपए की कदर में बेहतरी नहीं आई है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 228 रुपए में मिल रहा है। डॉलर की कदर में इजाफे के साथ महंगाई का भी तूफान आ रहा है। एक तरफ सैलाब की वजह से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा है, तो दूसरी तरफ डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे से भी महंगाई बढ़ती जा रही है। हुकूमती वुज़रा की तरफ से मुस्तकिल ये दावे किए जाते रहे हैं कि IMF से कर्जे की किस्त मिलने के बाद डॉलर की कदर कम हो जाएगी, मगर आज डॉलर की वैल्यू देखकर हैरत होती है कि IMF से भी किस्त मिल गई मगर रुपया तगड़ा नहीं हो पाया। सिर्फ IMF से ही डॉलर नहीं मिले बल्कि सैलाब की तबाहकारियों की वजह से कई ममालिक से भी पाकिस्तान में डॉलर्स आए हैं। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वर्ल्ड बैंक से $350 मिलियन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से $110 मिलियन, जापान से $7 मिलियन, अमेरिका से $31 मिलियन, एशियन डेवलपमेंट बैंक से $20 मिलियन, ऑस्ट्रेलिया से भी $20 मिलियन, चीन के रेड क्रॉस इदारे की तरफ से $30 मिलियन और यूके से $46.6 मिलियन की मद में पाकिस्तान इमदाद आ चुकी है। मगर सवाल वहीं का वहीं है कि इतने ज़्यादा डॉलर पाकिस्तान में आने के बावजूद डॉलर की कदर में कमी क्यों नहीं हुई है। दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की टेलीथॉन में 500 अरब रुपए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान को भेजने की नवीद मिली है। साथ ही वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने भी सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक से 1 खरब 30 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। सैलाब से अब तक होने वाले नुकसानात में ज़रई शोबे को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और रवा माली साल में 3.9% के मतवक्के हदफ के मुकाबले में ज़रई तरक्की 0 या मनफी हो सकती है। अगर ज़रई शोबे में बेहतरी नहीं आती तो एशिया की जो बरामदात है इसकी बढ़ती हुई तलब पर ज़ाहिर एक प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से डॉलर की कदर मज़ीद ऊपर जाती हुई हमें नज़र आएगी और जो खुराक का एक मुमकिन बहरान है ये भी पैदा हो सकता है। दूसरी तरफ इदारा शुमारियात की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आई है, जिसके मुताबिक मुल्क भर में आटा, घी, चीनी और सब्जी समेत 26 अशियाए ज़रूरियात की कीमतों में इजाफा हो गया है और इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह 42.70% तक पहुँच चुकी है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि अमरीकी हुकूमत ने शरह सूद में तो इजाफा किया, मगर अमरीका के शरह सूद बढ़ाने से पाकिस्तानी मईशत इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है कि अब $1 मिलियन मिल जाने के बावजूद भी जो रुपया है ये स्टेबल होने का नाम नहीं ले रहा है। जबकि IMF ये अंदेशा जाहिर कर चुका है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी जो मईशत है ये कमज़ोर से कमज़ोरतर होती जाएगी और हालात जो है वो ऐसे ही गैर मुस्तहकम हो सकते हैं। डॉलर की कदर में मुसलसल ऐसे इजाफे की वजह क्या है, मैं बात करूंगी। मुज़म्मिल असलम साहब हैं, माहिर मौशात हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, क्या वजह है, जो भी इंट्रो में भी मैंने कहा कि अब तो डॉलर्स की भी कमी नहीं है, IMF से भी पैसे मिल गए हैं, वैसे इमदाद की मद में भी डॉलर्स पाकिस्तान आ रहे हैं, डॉलर की कदर कम क्यों नहीं हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो शाजिया शुक्रिया आपने लिया। मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप घर पे शोर मचाना शुरू कर दें कि हमें 50 लाख की जरूरत है, 50 लाख की जरूरत है, और घर का खर्चा आपका जो है 2 लाख रुपए हो, तो अगर कोई ये सुन ले कि 50 लाख की जरूरत है तो वो सोचेगा कि ये 50 लाख रुपए इनको जरूरत है और मैं इनको कर्ज दूं और इनकी तो आमदनी भी नहीं है, तो वापस कैसे करेंगे। यही सूरत हाल हमारी मौजूदा हुकूमत ने की
जब इन्होंने जो बेड़ा संभाला तो इन्होंने कहा कि हमें 40 अरब डॉलर की जरूरत है, इतना खसारा इस साल का, हमने इतना कर्ज उतारना है, हमने इतना ये करना है, और वो जो है अगर नहीं हुआ तो हम दिवालिये हो गए। अब IMF से सोचेंगे, आप 40 अरब डॉलर एक तरफ बोल रहे हैं कि हमें जरूरत है और IMF से आपको मिल रहा है 1.17 अरब डॉलर। अभी ये इस पे थे कि IMF से जब मिलेगा तो हमें कतर से, सऊदी अरब से, UAE से जो है अरबों डॉलर आ जाएंगे। वो अभी तक हवा में लग रहा है, क्योंकि वो अब उन्होंने कह दिया हम आपको कर्ज भी नहीं देंगे, डिपॉजिट भी नहीं देंगे, सरमायाकारी करेंगे। आपको पता है जब सरमायाकारी का अल्फाज आ जाता है तो वो दिनों, हफ्तों, महीनों की बात नहीं होती, वो बड़ा लंबा अरसा लगता है उसको आने में, तो वो फौरी नहीं आएगी। फिर दूसरी बात ये कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई सैलाब की। अब उसमें पहले इन्होंने 5-8 अरब डॉलर का तखमीना सुनाया, फिर 10-12, अब 2-3 दिन से मिफ्ता इस्माइल साहब 15 से 20 अरब डॉलर की बातें शुरू कर दी। अब जो आप जो अभी रकम गिनवा रही थी, चीन से इतने आए, UNO से इतने आए, इधर से इतने आए, ये मिला के 0.2 अरब डॉलर भी नहीं बनते। अब ये दिखा रहे हैं नुकसान 18-20 अरब डॉलर का। अब जब कोई देखेगा कि 20 अरब डॉलर का नुकसान दिखा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुल्क की ज़राअत बर्बाद हो रही है, इतनी हमें दरामदाद करनी पड़ेगी, बरामदाद होंगी नहीं, तो लाजमी सी बात है फिर मार्केट जो है उसमें जो है स्पेकुलेशन करेगी। फिर तीसरी चीज इन्होंने ये की कि पाबंदियां लगा दी। मैं एक अगर आपको नॉन माशी बात करके आपको समझाने की कोशिश करूं तो शायद आपको भी मजा आए वो बात सुनने में और आपके व्यूअर्स को भी। मेरा एक कजन था बचपन में मेरी उम्र का, तो हम तो जरा से बिगड़े हुए थे, हर वक्त क्रिकेट खेलते रहते थे ये वो करके, तो मेरे कजन को ना उसकी वालदा जो है ना खेलने नहीं देती थी, और वो अपार्टमेंट्स में रहता था। किसी तो वो ट्यूशन पढ़ने भी जाता था ना, तो उसको नीचे से नहीं भेजती थी, वो छतें टपवा के भेजती थी ताकि नीचे खराब लड़के ना मिल जाए, मेरा बेटा बिगड़ जाए। अच्छा। तो वो पाबंदियां यानी लगाई हुई थी। तो वो उस लड़के ने क्या किया, जो मेरा कजन था, उसने अपने दोस्तों को ना छत पे टाइम दे देता था। अब उसकी अम्मी समझ रही होती थी छत पलांग के ट्यूशन पढ़ने गए, वो ऊपर छत पे बैठ के लड़कों के साथ लूडो खेलता रहता था। अच्छा। हर वक्त। तो जितनी आप पाबंदी लगाएंगे ना उतना ही बच्चा बिगड़ेगा। तो अभी हुकूमत ने दरामद पे पाबंदी, स्टेट बैंक की LC पे पाबंदी, लग्जरी गुड्स पे पाबंदी, ये पाबंदी वो पाबंदी। अब वो क्या हुआ, जो ऑफिशियल ट्रेड बैंकिंग निजाम से हो रही थी वो जो है वो नॉन गैर बैंकिंग निजाम पे चली गई। खुद निफ्ता कह रहे हैं ग्रीन चैनल से स्मगल होकर आ रहे हैं माल, बॉर्डरों से आ रहा है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। जब आप रोक नहीं पा रहे, लेकिन पाबंदी वो वक्त की जरूरत नहीं थी कि डॉलर मुल्क से बाहर ना जाए, डॉलर तो ऑलरेडी है ही नहीं हमारे पास। वो जा रहे हैं ना आर्टिफिशियल अनऑफिशियल मार्केट में सब चला गया। आप बाहर बैरून मुल्क तफसीलात भी नहीं आ रही। अब मुझे आप बताएं, अगर आपके या आपके भाई दुबई में बैठे हों और आपको महीने का $1000 भेजते हो, बैंक आपको दे रहा हो 225 रुपए, और आपको जो है ये जो है मनी चेंजर दे रहे हो 240 रुपए, तो आप क्या कहेंगे कि भाई मनी चेंजर से भेज दो, 15,000 फालतू मिलेंगे मुझे, यही कहेंगे ना आप। तो आपने खुद वो सारा बिजनेस वहां पे जो है पाबंदियां लगाकर ये वो करके, या तो आपके कंट्रोल्स अच्छे हो, आपके कंट्रोल्स ही नहीं है, आप ना कंट्रोल्स कर पा रहे हैं ना आपका पॉलिसी पे कंट्रोल है। फिर ये जो मैंने आपको उससे पहले वाली बातें बताई, आपने नुकसानात इतने लंबे चौड़े कर करके सुना दिए, तो उसके बाद फिर दबाव तो पड़ेगा। तो ये सारी हुकूमत का काम होता है देना। मतलब कि आपके कहने का मतलब ये है कि दुनिया इसलिए हमें पैसे देने को तैयार नहीं है, कैश इन हैंड जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि हम वापस नहीं कर पाएंगे और दुनिया में गोली दे रही है भी हम तो इन्वेस्टमेंट करेंगे, और जो वो फिर सालों की बात होती है। अभी तक तो फिलहाल यही नजर आ रहा है। और जो जिस तरीके से ये बता रहे हैं चीजें, वो ज्यादा एस्टिमेट, जैसे मिसाल देता हूँ, जब ये हुकूमत आई तो 12 अरब डॉलर हमारा खसारा था। पहली तकरीर थी कि 22 अरब डॉलर हो जाएगा, GDP 6 पे जा रही थी, उसने कहा 4 हो जाएगी ताकि हम बुरे लगे। अब वो जो है तखमीने अपने जो है इतने बड़े बड़े दे दिए, अब वो सारे कम करने पड़ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है, महंगाई आप देखें 27.45% हमारे यहाँ महंगाई हो गई है। PTI के दौर में ये डिजिट्स, इतने डिजिट्स हैं, 14-15% थी, 13-14% थी, 11-11.5%। इस पिछले साल अगस्त में 8.1% थी। हाँ 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 हाँ, महीने 27.2% है, 8 का 27 का। तो ये किन चीजों को मद्देनजर रख के IMF कह रहा है कि ये नंबर्स तो अगले साल भी ऐसे रहेंगे? ऐसे क्या हालात को जज किया है IMF ने जो हमें ये इंडिकेशन दे रहा है IMF कि अगले साल भी यही हाल हो सकती है, इवन के इससे ज्यादा वर्स्ट हो सकते हैं कि लोग बाहर ना आ जाएं? देखिए, IMF ने हमेशा 2018 में पाकिस्तान के बारे में उसने कहा था इतना कर्ज, इतना खसारा, जब असद उमर को प्रोग्राम नहीं दे रहे थे, बहुत ज्यादा कड़ी शर्तें लगा रहे थे।
तो हम उस वक्त कहा हमें कि आप 1 साल बाद दीजिएगा, अभी हम इधर उधर से पैसे पकड़ते हैं। IMF को हमने ठंडा किया क्योंकि हमारे माशी इशारे सही हो गए। पिछला साल जब हमारी हुकूमत का था, IMF ने कहा था 2.1% ग्रोथ होगी, जो 6 हो गई। तो IMF तो अभी जब ये मिफ्ता इस्माइल को इन्होंने काबू किया है तो उन्होंने इतने बढ़ा चढ़ा के पाकिस्तान की डिमांड्स बता दी कि इतना तुम्हारा खसारा, इतना तुम्हारा कर्जा, जाओ तुम इससे पहले पैसे लो, इतना पेट्रोल बढ़ाओ, इतनी बिजली बढ़ाओ, ये करो वो करो। ये तो हमारी अथॉरिटीज का काम है कि उनकी नब्ज से ग्रिप हो और वो बताएं कि नहीं भाई आप गलत बोल रहे हैं, यूं नहीं है यूं है। पिछले साल हमने वैक्सीन मंगाई थी, पिछले साल ऑयल $130 था, इस साल ऑयल ये होगा, हमारा खसारा ये नहीं ये होगा। लेकिन हिम्मत ही नहीं है, विजन ही नहीं है बात करने का, जबान लड़खड़ाती है और समझते हैं कि एक तरफ मतलब कि अभी डॉलर को कंट्रोल करने के लिए इस टाइम हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। देखिए ऑप्शन सबसे पहले ये है कि जब तक खिलाड़ी खुद कॉन्फिडेंट नहीं होगा खेलने के लिए ना, तो वो कभी मैच नहीं जिता सकता। खिलाड़ी खुद ही जो है ना उसकी टांगे लड़खड़ा रही है, उसको समझ ही नहीं आ रहा और वो जो है कभी लेफ्ट की बात करता है, कभी राइट की बात करता है। तो खिलाड़ी ही मजबूत नहीं है ना, तो फिर आप मैच नहीं जीत सकते। खिलाड़ी को मजबूत होना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, उसको ग्रिप लानी पड़ेगी नंबर्स पे कि नहीं ये साल ये होगा और आप गलत कह रहे हैं। और उसके बाद आप अपने लेवल पर उनको भी कंफर्ट दें जाके। आपकी तो कोई है ही नहीं ना, हैसियत ही नहीं। आप कुछ लिखते हैं, स्टेट बैंक कुछ लिखता है। आप मिसाल देता हूँ, जून में इन्होंने 11.5% महंगाई का तखमीना दिया, स्टेट बैंक ने अभी रिपोर्ट निकाली, बोल रहे 20%, IMF उसके ऊपर की बात कर रहे हैं। इन्होंने ग्रोथ का तखमीना दिया जून में, अभी 2 महीने पहले 5% का, स्टेट बैंक कह रहा है 3.5%। अब इन्हीं की मिनिस्ट्री काम कर रही है, जो आजकल अखबारों में छप रहे हैं, वो कह रहे 0.6% होगी, 0 के करीब होगी। तो जब तक आपको खुद ही नहीं पता कि आपके खर्चे क्या हैं, आगे होने क्या वाला है, आप क्या पॉलिसी बनाएंगे। और अभी तक मुझे आप बता दें शाजिया कि कोई आपने माशी पॉलिसी 4 महीने या 5 महीने से देखी है तो है कीमतें बढ़ाने के। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुज़म्मिल असलम साहब थे। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।